Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of April 2020. तो 24 अप्रैल 2020 का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, those who want to get the current affairs PDF or join our TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. So आज 24 अप्रैल है. आपको बताना है कि आज कौन सा दिन है. पहले तो आज सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है. इसके अलावा 2-3 और बड़ी चीज़ें हुई हैं जो कि 24 अप्रैल को हुई. तो आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करना है. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए. आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट द ऑब्जेक्टिव ऑफ NTCA टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट ऑल्सो एड्रेस लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग द टाइगर रिजर्व्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3. इसका आंसर है एक एक मैं बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा. लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है. प्रोजेक्ट टाइगर की अथॉरिटी NTCA के है, ये भी सही है. इट ऑल्सो एड्रेसेस लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व, ये भी सही है. तो 1, 2, 3 इसका तीनों आंसर होगा. डी विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पलीफाइज द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअलिज्म. तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म ये कुछ अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं. अब म्यूचुअलिज्म मतलब बोथ विल बी पॉजिटिव. कंपटीशन मतलब बोथ विल बी निगेटिव. कमेंसलिज्म मतलब 1 पॉजिटिव 1 0, मतलब एक तो को तो फायदा होता है, दूसरे को इफेक्ट नहीं होता. अमेंसलिज्म मतलब एक निगेटिव एक 0, मतलब एक को घाटा होता है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता. और पैरासिटिज्म मतलब कि एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव. ओके, तो ये पॉजिटिव निगेटिव पैरासिटिज्म है. तो ये रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, इनको याद रखिएगा. अब आपको बताना था कि इनमें कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, मतलब कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है. तो इसका ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके ABCD. आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा ए, ह्यूमंस एंड द बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द इंटेस्टिनल गट ऑफ द ह्यूमंस. मतलब कि दो बेसिकली गट में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है, उनको हमसे न्यूट्रिशन मिलता है, तो दोनों के लिए ही फ़ायदा है, इसलिए म्यूचुअलिज्म होगा. अगला है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो चलो एक एक करके देखते हैं. अब एंग्लो मैसूर जो पहला था वो 1766 से 1769 के आसपास हुआ था, है ना. एक बार देखना, थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, लेकिन आप देख लीजिएगा. फर्स्ट बर्मीज वॉर जो हुआ था आई थिंक 1824 से 1826 के आसपास हुआ था. ओके. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 के आसपास हुआ था. और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था. तो अब यहीं से अरेंज करके देख लेते हैं. पहला सबसे पहले हुआ था ये आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर, देन एंग्लो मराठा, देन बर्मीज एंड देन आपका सिख. ओके, तो मतलब कि क्या होगा 1, फिर उसके बाद 4, 1 4 एंड 2 3, 1 4 2 3. तो 1 4 2 3 बी आंसर, बी ऑप्शन है, तो बी विल बी द आंसर. तो बी आंसर रहेगा. एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन बी विल बी द आंसर, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3 है द कराची सेशन 1931 ऑफ द कांग्रेस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज. अब कराची सेशन जो था 1931 का कांग्रेस का क्यों इंपॉर्टेंट था? ऑप्शन सर, पहला दिल्ली पैक्ट वाज इंडोर्स्ड, सेकंड गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीटरेटेड, थर्ड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वर अडॉप्टेड. तो इनमें से क्या क्या सही है? 1 2 एंड 3 तीनों ही सही है. इसका आंसर होगा D 1 2 एंड 3. सो these were the 4 questions for today. I hope you got clarity regarding these 4 questions. एक बार अब यहाँ पे मैप ऑफ द डे में आते हैं. तो मैप ऑफ द डे में जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है टर्की का मैप. और टर्की का कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है एक बार देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है कई बार पूछा था, तो कोई भी कंट्री पूछ सकता है. अब देखो टर्की जो
कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं ये देखना है मेन। तो यहाँ सबसे पहले आपको ग्रीस दिख रहा होगा, ये ग्रीस हल्का सा बॉर्डर शेयर करता है। देन आपका ये बुल्गारिया वाला रीजन शेयर करता है, ठीक है ना, ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया। फिर यहाँ पे जॉर्जिया, ये तीसरा आपको जॉर्जिया दिख रहा होगा बॉर्डर शेयर करता। फिर आपको ये आर्मेनिया दिख रहा है। अब एक चीज यहाँ पे नहीं दिख रही, अजरबैजान, अजरबैजान की एक नक्शिवन करके एक्सक्लेव है वो भी टच करता है, तो ये पश्चिमा अजरबैजान भी आप इसको कंसिडर करेंगे। देन आपका सिक्स्थ यहाँ पे ईरान है ही। देन आपका इराक यहाँ पे सेवंथ हो गया। देन आपका सीरिया हो गया, एट्थ हो गया। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया एंड सीरिया हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं टर्की के साथ, इनको याद रखिएगा। अब वाटर बॉडी अगर आप देखो तो ऊपर ब्लैक सी को टर्की टच कर रहा है, ब्लैक सी को टर्की टच कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दो स्टेटमेंट देता है कि टर्की टचेस ब्लैक सी, टर्की टचेस कैस्पियन सी, दोनों दे सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक सी तो हाँ टच करता है, लेकिन कैस्पियन सी को टच नहीं करता है। कैस्पियन सी को कौन टच करता है? तारिक, मैंने बताया था, लेकिन उसमें तारिक का जो टी है वो टर्की नहीं है। ओके, तो वो टी कौन सा है ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक बताई कृति या तारीख करके, तो आपको बताना है कौन है वो। बट इसका कंट्रीज याद रखिएगा, बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक और आपका सीरिया। सीरिया में ये जो सिटीज थी, यहाँ पे अलेप्पो आपको सिटी दिख रही है, सीरिया की सिटी है अलेप्पो, ये आ चुका है ऑलरेडी। जॉर्जिया में आपके तबिलिसी दिख रही है, तबिलिसी दिख रही है ना, तबिलिसी याद रखिएगा, जॉर्जिया की इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछ लेता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट जो सिटीज रहती हैं वो पूछ लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टर्की की कुछ देख लो, अंकारा तो आपको पता ही है, अंकारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अगर कोई सिटी दिख रही है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ अपने लिए टर्की की नहीं रहेगी। कोन्या याद रखिए, कोन्या याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से ज़्यादा सिटीज़ के लिए नहीं जाना है अपने को, लेकिन हाँ ये जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और इसके अलावा जो वाटर बॉडी टच कर रहा है, जैसे कि ब्लैक सी को टच कर रहा है आपका टर्की डायरेक्टली, तो वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दिस वॉज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो मूव करते हैं हम न्यूज़पेपर की तरफ, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि आज हमको डिस्कस करने हैं। तो जो न्यूज़ है स्टार्ट होगी वो आज एडिटोरियल पेज से स्टार्ट होगी। पहला जो एडिटोरियल है, द कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। कोविड-19 का पैराडॉक्स बता रहे हैं साउथ एशिया में। अब देखो, पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब एक चीज़ होती है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ भी रहती है, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो ना होकर के बिल्कुल अपोजिट चीज़ होती है। तो यहाँ पे ऑथर ने जो पैराडॉक्स बताया वो क्या बताया है कि अगर आप देखो तो इंडिया या जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इनका रियलिटी क्या है कि मतलब कि जो इनकम है पर कैपिटा साउथ एशिया की, वो जस्ट 16% ऑफ द वर्ल्ड है एंड मेयर 4% ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन साउथ एशिया। 1/3 जो पुअर है वर्ल्ड के वो साउथ एशिया में रहते हैं। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बेसिकली अपने देखा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब ही है वर्ल्ड लेवल से अगर आप देखो तो। फिर भी पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि नॉर्थ अमेरिका, जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ जो है, यूरोप कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न एशियन है, ये कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है, वहाँ से कम नंबर ऑफ केसेस है और वहाँ से कम नंबर ऑफ डेथ्स हैं। तो अगर आप देखो तो सारी चीजें निगेटिव है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम है वो अपोजिट आ रहा है। तो ये एक पैराडॉक्स कहलाता है। दिस इज अ पैराडॉक्स सिचुएशन, मतलब कि जैसा होना चाहिए था वैसा ना होकर के बिल्कुल उसका एग्जैक्ट अपोजिट टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके क्या है, इसके दो पॉसिबिलिटी है। ऑथर के अकॉर्डिंग इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप 1918 के स्पेनिश फ्लू की बात करें तो 50 मिलियन डेथ हुई थी, उनमें से 18 से 20 मिलियन डेथ जो थी वो अकेले इंडिया में हुई थी, ठीक है ना। स्पेनिश फ्लू में जो 50 मिलियन डेथ हुई थी, उनमें अकेले इंडिया में 18 to 20 मिलियन डेथ हुई थी। तो इस बार ऐसा क्या है कि जो केसेस है इतने ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो पहला रीज़न ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि फर्स्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स ही गलत है। स्टैटिस्टिक्स क्यों गलत बोल रहा है ऑथर कह रहा है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो इंडिया में बहुत कम हो रही है, साउथ एशियन कंट्रीज में इनफैक्ट बहुत कम हो रही है ना। तो टेस्टिंग ही जब कम होगी तो केसेस कहाँ से आएंगे? अब किसी कंट्री में कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो टेस्टिंग है वो जो है फॉल्स रिजल्ट दे रही है, और अगर आप टेस्टिंग को इंटेंसीफाई कर दें, टेस्टिंग को बढ़ा दें, तो हो सकता है कि केसेस या पिक्चर जो होगी कुछ दूसरी रहेगी। दूसरा जो रीज़न ऑथर देते हैं, या तो ये रीज़न है, या रीज़न दूसरा जो लॉकडाउन का स्ट्रिंजेंट है,
जो इंडिया का लॉकडाउन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन में आता है इंडिया का लॉकडाउन। तो हो सकता है उस कारण से हमने जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन थी उसको रोकने में सफलता अर्जित कर ली। लेकिन ऑथर ने यह भी कहा है लास्ट में कि लेकिन ऐसा तो बहुत कंट्रीज ने किया था कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ फॉलो की थी, लेकिन फिर भी केसेस वहाँ बढ़ गए। बहुत कंट्रीज ने जो टेस्टिंग इंटेंसिव है, तो बेसिक टेस्टिंग वाला जो रीज़न है वो हो सकता है और टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। ये इस आर्टिकल में जो पैराडॉक्स था मैंने आपको बता दिया। दूसरा, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। अब इस आर्टिकल में क्या है, बेसिकली जहां पूरा विश्व जो है वो किसी एक पैंडेमिक कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहीं पे चाइना पैरासेल आइलैंड और इधर जो साउथ चाइना सी है वहां पे अपनी सॉवरेनिटी, वहां पे अपने असर्टिवनेस को दिखाते हुए आगे घूम रहा है। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि वियतनाम का भी एक शिप था, वियतनाम का एक शिप था जिसमें 8 लोग आई थिंक सवार थे, उनको रैंप अप करके उसको पानी में डुबो दिया, किसने, चाइना ने। तो बीजिंग मिलिट्री मूव इन द कंटेस्टेड साउथ चाइना कंटिन्यू टू टेक प्लेस अनअबेटेड। अभी भी ऐसे हालात में भी जो चाइना की मिलिट्री ड्रिल है वो हो रही हैं, द लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैरीटाइम एरिया में वो बिल्कुल सर्विलेंस करके रखे हुए हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये कि उनको जो वहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाकायदा। तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, चाइना की मिलिट्री को ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व बहुत अच्छे से खुशी से रह रहा है और कोई इस तरह का पैंडेमिक नहीं है, ऐसा चाइना की मिलिट्री को लगता है ना। वियतनाम की सॉवरेनिटी को वायलेट किया इन द पैरासेल आइलैंड। जो वियतनाम है वो अपनी सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, पैरासेल। यहाँ पे 3 आइलैंड्स ग्रुप हैं जो कि साउथ चाइना सी के इंपॉर्टेंट है, पैरासेल, स्प्रैटले एंड स्कारबोरो शोल। ओके, याद रखिएगा, स्कारबोरो शोल, स्प्रैटले भी आइलैंड है, देन आपका पैरासेल आइलैंड्स है। ये आपके साउथ चाइना सी के 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेस्टेड आइलैंड्स है, क्योंकि चाइना जो है इन पे असर्टिव होता है और बाकी के जो मेंबर साउथ चाइना सी के हैं, जैसे कि जो वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, जो बाकी के पार्टीज हैं ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी, वो बोलते हैं कि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है, और चाइना बोलता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा उनका चाइनीज सॉवरेनिटी का पार्ट है। ठीक है ना। तो वियतनाम ने कई बार ये केस उठाया भी है, काफ़ी ज़्यादा असर्टिव रहा इस मामले में। तो पैरासेल आइलैंड्स में उन वियतनाम की जो सॉवरेनिटी है उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, उसके जो वहाँ पे जो फिशरमैन उनके लाइफ्स को नुकसान पहुँच रहा है, ऐसा वियतनाम का कहना है। तो चाइना का बेसिकली ये आर्टिकल यही था कि आपको आंसर राइटिंग के लिए एक फॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए था कि अगर आप आंसर लिखते हैं साउथ चाइना सी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कोविड-19 में और उसकी जो चाइना की जो इनसेंसिटिवनेस है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके के केस स्टडीज है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स को रख करके। रूटीन ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन द साउथ चाइना सी इंडिकेट दैट चाइनीज मिलिट्री इज हार्डली अफेक्टेड बाय द कंट्रीज हेल्थ क्राइसिस। तो हेल्थ क्राइसिस से कोई इफेक्ट उनको नहीं पड़ रहा है और वो बिल्कुल अपना काम उसी तरीके से करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। एंड एट प्रेजेंट वियतनाम इज द चेयर ऑफ आसियान। तभी आसियान के चेयर जो है वियतनाम है। आसियान के मेंबर्स कौन कौन से, आपको पता है 10 मेंबर्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि आसियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। दूसरा, आसियान प्लस के मेंबर्स कौन कौन से, जो आसियान प्लस 6 अदर कंट्रीज है ना। ओके, आसियान प्लस 6 और कंट्रीज हैं, उनके मेंबर कौन कौन से हैं, तो ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है ना। वियतनाम ने कई बार मतलब चाइना के अगेंस्ट जो केसेस को उठाया भी है और इस मामले को आगे और बढ़ाना चाहिए और चाइना का जो असर्टिव नेचर है उसके अगेंस्ट इनको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टर्स। नाउ ये जो आर्टिकल है ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है और उनके ऊपर जो वायलेंस एंड अब्यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, उसके अगेंस्ट है। तो ऑथर ने ये कहा है कि बेसिकली वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हो। तो ऑथर ने यहाँ पे गवर्नमेंट की तारीफ की है कि चलो लेट ही आया, लेकिन जो 1897 का एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट है उसमें जो भी चेंजेस उन्होंने किया है, जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया है और जो पहले सज़ा थी उसको भी अब 7 साल तक की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स तक की कर दी है। ओके, और फाइन का भी प्राइस जो वो था वो बढ़ा करके 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो ये कुछ अच्छे चेंजेस हैं, भले दे रहा है लेकिन ये ज़रूरी थे, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ऐसे टाइम में, जो ये क्राइसिस की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम में उनको प्रोटेक्ट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की। इसके अलावा ऑथर ने दूसरा जो इशू उठाया वो है मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग मैसेजिंग का। अब रॉन्ग मैसेजिंग क्या है, जैसे कि कई लोग मैसेज ये भेजते हैं कि गेटिंग अफेक्टेड बाय द वायरस मींस सर्टेन डेथ। कई लोगों ने कहते हैं कि अगर आपको ये वायरस हो जाता है या कोरोना वायरस फैल जाता है, कुछ भी आपको ऐसी भी बाय फार बीमारी हो जाती है वायरस की, तो आपको डेथ पक्की है, ऐसा कई लोगों ने इस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। ठीक है ना। तो ये क्या जो निगेटिव मैसेजिंग होती है स्पेशली ऑफ दिस काइंड, इट इंड्यूसेस मोर फियर एंड मोर स्टिग्मा एंड ये काउंटर प्रोडक्टिव रहती है, हमेशा ये काउंटर प्रोडक्टिव। देखो, अगर आप ये किसी से बोलोगे कि आप बाहर मत जाओ, सोशल
डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, लॉकडाउन का फॉलो करो, क्योंकि अगर एक बार आपको वायरल हो गया तो आपकी डेथ निश्चित है। ये मैसेजिंग भी गलत है। अगर आप कुछ अच्छा करवाना चाहते हो तो भी आपको निगेटिव साइकोसिस या निगेटिव मैसेजिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। यू शुड नॉट यूज रॉन्ग मैसेजिंग, यू शुड नॉट यूज निगेटिव मैसेजिंग बिकॉज दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। ये इनफैक्ट HIV एड्स में देखा भी जा चुका है कि जब तक ये अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुए थे तब तक निगेटिव मैसेजिंग से कोई खास फायदा हो नहीं रहा था, स्टीरियोटाइप को और बढ़ा रहा था, स्टिग्मा को और बढ़ा रहा था, और ज्यादा कई ये ऐसी चीजें देखने को मिली है। तो ऑथर ने वही सजेशन दिया है कि आपको रॉन्ग मैसेजिंग या निगेटिव मैसेजिंग से बचना है। अगर आप कुछ अच्छा करवाना भी चाहते हो तो आप पॉजिटिव एक ऑप्टिमिज्म की अप्रोच रख के भी वो चीज करवा सकते हो, ना कि इस तरह की निगेटिव मैसेजिंग करवा करके। हाउ विल इंडिया इमर्ज आउट ऑफ द लॉकडाउन? अब यहाँ पे लॉकडाउन की बात तो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ बात यहाँ पे उन सेक्टर्स की ज़्यादा हुई जो इफेक्ट हुए हैं। जैसे कि अगर इंडिया में देखो तो केवल 17% ऑफ द एम्प्लॉयड हैव सैलरी जॉब, केवल 17% ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयड उनकी सैलरी से आती है, सैलरीज आती हैं। 1/3 आर कैजुअल लेबर्स, इंडिया में 1/3 जो हैं वो कैजुअल लेबर्स हैं। एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 76% आर इन वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, 76% जो है वो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पे ऑथर ने पहले हाईलाइट किए। इसके अलावा जो ऑथर ने लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो बताया है कि किस तरीके से वो पुअर के ऊपर ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो फॉर द पुअर द एक्सटेंडेड लॉकडाउन पोजेज अ हेल्थ रिस्क बिकॉज दे लिव इन द कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। तो पहले तो एक हेल्थ रिस्क उनके लिए रहता ही है। इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकली डिजास्टर्स फॉर देम। आपको पता है कि वो डेली वेज में वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, ज़्यादा उनके पास सेविंग्स रहती नहीं है, एंड उनको अगर मतलब काम करके ही वो अपना गुजारा कर सकते हैं, इतना उनके पास सेव नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन से जो उनके जो डिजास्टर रहेगा वो और ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा गहराता जाएगा, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी कहा है कि जो नरेगा है, एज फार नरेगा इज कंसर्न देयर आर 2 इशूज। नरेगा के साथ 2 इशूज है। पहला, वेदर सच वर्कर्स कैन बी ओपन विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो क्या नरेगा के काम को हम लॉकडाउन के टाइम पे ओपन कर सकते हैं? अगर लॉकडाउन खोले तो क्या हम वर्क साइट्स में इनको अलाउ कर सकते हैं? दूसरा, कि आप उनको पेमेंट कैसे करेंगे इन अ कन्वीनियंट मैनर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि ये इनका आंसर ढूंढना पड़ेगा बिफोर ओपनिंग द लॉकडाउन बाय द गवर्नमेंट। ओके, ओपन करने से पहले ये से कुछ सवाल है जिनके आंसर्स उनको ढूंढने पड़ेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर नीड्स को एड्रेस करना है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो मेन चीज ये है कि ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या जो भी वर्कर्स हैं, ये माइग्रेंट्स हैं, इनकी 3-4 जो नीड्स हैं बेसिक उनको फुलफिल करो आप। एक तो एजुकेशन की नीड्स, दूसरी आप इनको फूड की नीड्स को जरूर फुलफिल करो, फूड स्कैर्सिटी किसी को नहीं होनी चाहिए। देन पब्लिक हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक हेल्थ। एंड देन आपका रेसिडेंस या शेल्टर। तो अगर आप शेल्टर नहीं दे पाओगे तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करवा सकते। अगर इनके पास घर ही नहीं रहेगा तो ये कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे? तो ये 4 जो नीड्स हैं इनको फुलफिल करना है, ये आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। ये तो एडिटोरियल्स हम डिस्कस कर लिए, मैप ऑफ द डे हमने देख लिया और क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देख लिए, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। फर्स्ट बैच ऑफ सी फेयरर्स डिसएम्बार्क इन मुंबई। अब 145 क्रू मेंबर्स ऑफ मैरेला डिस्कवरी सेंट टू क्वारंटीन आफ्टर अंडरगोइंग 4 स्टेज क्लियरेंस एट द पोर्ट। अब हुआ क्या है कि टोटल ऑफ 145 क्रू मेंबर्स डिसएम्बार्क्ड फ्रॉम यूएस क्रूज शिप मैरेला डिस्कवरी ऑन थर्सडे, मेकिंग देम द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन सीफेयरर्स टू बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू रिटर्न। अब यूएस क्रूज था मैरेला डिस्कवरी, वहां से 145 क्रू मेंबर्स को लिया गया है। ये फर्स्ट बैच ऑफ सीफेयरर्स है जिसको कि अलाउ किया गया है बाय द गवर्नमेंट टू रिटर्न आफ्टर दिस लॉकडाउन। ओके, तो ये है, नाम याद रखिएगा, यूएस क्रूज शिप का जिसका नाम है मैरेला डिस्कवरी। अगर आपसे पूछ लेता है यूपीएससी रिसेंटली मैरेला डिस्कवरी वाज इन न्यूज, ये क्या है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल कॉल्ड ऑफ। कामाख्या टेम्पल का जो फेस्टिवल है इसको इस बार हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। इसको कामरूप कामाख्या टेम्पल भी कहा जाता है। कामाख्या देवालय इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस कामाख्या। तो मदर गॉडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है, हिंदू टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द 51 शक्तिपीठास। तो 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना शक्तिपीठ आप कह सकते हैं कामाख्या देवी टेम्पल को। इट इज सिचुएटेड इन द नीलांचल हिल्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी। तो नीलांचल हिल्स में सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी में सिचुएटेड है। ये भी आप याद रख सकते हैं, असम में ये लोकेटेड है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो डीआरडीओ डेवलप्स मोबाइल वायरोलॉजी लैब। तो डीआरडीओ ने डेवलप की है मोबाइल वायरोलॉजी लैब।
मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसका नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, MVRDL। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि MVRDL क्या है, तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इसका पूरा नाम हो जाएगा, याद रख सकते हैं आप। DRDO ने इसको बनाया है टुगेदर विद ESIC हॉस्पिटल्स। तो ESIC हॉस्पिटल्स जो हैदराबाद में, उनके साथ मिलकर के इन्होंने ये बनाया है। अगर पहली मोबाइल वायरोलॉजी लैब की बात करें तो वो सॉरी ये डेवलप की थी रिसर्च सेंटर इमारत ने, RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने, इन कंसल्टेशन विद द ESIC हॉस्पिटल। तो ये फर्स्ट नहीं है जो कि DRDO ने बनाई है, लेकिन ये क्या काम करेगी? द मोबाइल लैब विल बी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 एंड इन वायरस कल्चरिंग फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा ड्राइव्ड थेरेपी। ये सारे काम ये करने का काम करेगी। ओके, वायरस कल्चरिंग फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा derived therapy, comprehensive immune profiling of the patients towards vaccine development and early clinical trials for the specific Indian population। ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं आप कि जो ये फैक्ट्स थे इनको याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा DRDO के बारे में भी। तो DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1958 में ये बना था, 1958 में बना था बाय द मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, TDE, याद रखिएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट प्लस आपका किसके साथ, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, DTDP, यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन के मर्जर से ये बना था आपका, ठीक है ना। एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन भी मर्ज था इसके साथ। तो ये भी याद रखिएगा, फिर से बताता हूँ, मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडी थी, तो ये इनका मर्जर से ये बनाई गई थी। DRDO 1958 में बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में 1958 में बनी थी, और मैंने आपको बता दिया कि कौन किसके मर्जर से ये बना था। तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे अगली न्यूज़ है CSIR लैब डिफेंस सैनिटाइजेशन टनल आफ्टर मिनिस्ट्रीज एडवाइजरी। अब क्या है, CSIR की जो लैब्स हैं उन्होंने जो सैनिटाइजेशन टनल से पास होने का कल एक एडवाइजरी आया था कि सैनिटाइजेशन टनल से आप पास मत होइए, क्योंकि इससे आपको जो स्किन है उसमें कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं ये सब। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि जो यूज़ होता है सैनिटाइजेशन टनल में वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको कि हाइपो और ब्लीच भी कहा जाता है। इट्स नॉट हाइपो और ब्लीच। ओके, तो अगर इसका 0.02% से 0.05% बाय वेट यूज किया जाए तो CSIR लैब्स का कहना है कि कोई भी रिएक्शन एडवर्स इंपैक्ट स्किन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा CSIR की जो लैब्स उन्होंने कहा है, मुंबई बेस्ड है, क्या नाम है इसका, पुणे बेस्ड CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे बेस्ड CSIR की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, और दूसरा मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा, पुणे बेस्ड जो CSIR लैब है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी एंड मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी ऐसा सोडियम हाइपोक्लोराइड का या हाइपो या ब्लीच जो यूज होता है इन द सैनिटाइजेशन टनल, तो अगर 0.02% से 0.05% वेट कंसंट्रेशन यूज किया जाता है तो उसका स्किन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव इस तरीके का। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसको डिस्कस करना है। ट्रंप साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग इमिग्रेशन। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पॉलिटिकल मूव खेला है। यहाँ पे उन्होंने अगले 60 दिनों तक के लिए जो इमिग्रेशन उस पर कुछ कंडीशंस लगा दिए, कुछ बैन लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बैन किसके लिए है कि दोज हु डू नॉट हैव ऑलरेडी वैलिड इमिग्रेशन वीजा, जिनके पास ऑलरेडी वैलिड इमिग्रेशन वीजा नहीं है। दूसरा, दोज हु डू नॉट हैव ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट अदर देन अ वीजा दैट इज वैलिड on or of effective date of the proclamation। Then ऐसे लोग जो जिनको उस डेट तक परमिट नहीं पास हुआ है, ओके, दैट परमिट हिम और हर टू ट्रेवल इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सीक एंट्री और एडमिशन, तो ऐसे लोगों को ये रोकने का काम करता है। द न्यू ऑर्डर विल बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर पेरेंट्स, एडल्ट, चिल्ड्रंस और सिबलिंग्स इन द US। तो ये बेसिकली वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं ला सकते, चिल्ड्रंस को भी नहीं ला सकते, सिबलिंग्स को भी नहीं ला सकते, एंड इसको चेन माइग्रेशन कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चेन माइग्रेशन कहा है कि जो चेन माइग्रेशन आता है ना कि एक आदमी आता है फिर उसके पेरेंट्स
ब्रदर्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, ये इसको चेन माइग्रेशन कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्रिटिक्स हैव सेड दैट द लेटेस्ट पॉलिसीज टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ हैंडलिंग द पैंडेमिक, जिस तरीके से उन्होंने घटिया तरीके से उन्होंने पैंडेमिक को हैंडल किया है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है। ईरान वॉज टू हिट बैक इफ थ्रेटन। अब ये न्यूज़ मैंने क्यों टिकी है, क्योंकि ये एक न्यूज़ थी जो कि हिंदू में आई नहीं थी, बट वो इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 दिन पहले आई थी, मैंने उसको बनाया था। तो एक नूर नाम की जो है पहली फाइटर मिसाइल जो है उन्होंने बनाई है नूर नाम की। तो ये आप याद रखिएगा कि ईरान ने नूर नाम की फाइटर मिसाइल को टेस्ट किया है। ओके, 2009 में एक्चुअली उन्होंने सिविलियन पर्पस के लिए ऑलरेडी टेस्ट किया था, लेकिन ये फाइटर के लिए पहली बार उन्होंने बनाई है, तो नाम है उसका नूर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नूर मिसाइल के बाद ही यूएसए ने कहा कि हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ईरान ने भी कहा है कि वी विल ऑल्सो हिट बैक इफ वी आर थ्रेटेंड। ओके, तो ये न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई थी, और इसको याद रखिएगा, है ना। नूर नाम की जो मिसाइल है उनकी पहली, तो आप याद रखिएगा। बांग्लादेश टू टर्न बैक रोहिंग्या बोट्स सेज मिनिस्टर। बांग्लादेश जो है वहाँ पे 2 बोट्स आनी, इसमें रोहिंग्याज हैं। अब रोहिंग्या कौन होते हैं आप सबको पता है कि दे आर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ एंड बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी हैं इन द बुद्धिस्ट म्यांमार की मुस्लिम माइनॉरिटी है, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट परसिक्यूटेड आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ में आती हैं वर्ल्ड की। और अभी ये बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उनके बोट्स को लौटा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बोला है कि ये बिल्कुल गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1961 में बनी थी। लंदन बेस्ड है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बनी थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल द ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट्स हैं उनको फॉलो करे, उनको वो राइट्स मिल जाएं। और ये रिसर्च भी करता है ऐसी जगहों पे कि प्रिवेंट किया जा सके ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हैं, और जस्टिस उनको दिया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके लिए काम करता है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बना था, ये भी याद रखिएगा। लंदन बेस्ड है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। एंड इसको 1977 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है फॉर डिफेंडिंग द ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, इसको दिया जा चुका है। तो इट रिलीजेज अ रिपोर्ट ऑल्सो, एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ड्स ह्यूमन राइट्स। तो स्टेट ऑफ वर्ड्स ह्यूमन राइट्स, अगर आपसे कोई पूछे रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलीज करता है। आगे मूव करते हैं। गोल्ड अट्रैक्टिंग फर्स्ट टाइम बायर्स ऑफ लेट। तो गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स, ऐसा रिपोर्ट निकाला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री। मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। इट वर्क अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम गोल्ड माइनिंग टू इन्वेस्टमेंट, एंड देयर एम टू स्टिमुलेट एंड सस्टेन डिमांड ऑफ द गोल्ड। तो गोल्ड की डिमांड को सस्टेन करने के लिए बेसिकली बनाया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। कोई एसोसिएशन है जिसके मेंबर कंप्राइज होते हैं वर्ल्ड के लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनी से, एंड इट हेल्प्स टू सपोर्ट इट्स मेंबर्स टू माइन इन अ रिस्पॉन्सिबल वे एंड डेवलप्ड अ कन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड। तो कन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड बनाने का काम भी करते हैं, माइनिंग से रिलेटेड भी काम करते हैं। हेडक्वार्टर इसका यूके में है, ओके, एंड ऑफिसेस इसके इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हर जगह हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। CII सेज इंडियाज ग्रोथ में स्लिप टू 1.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो CII का कहना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो और गिर सकती है फाइनेंशियल ईयर में 1.5% तक। CII है क्या? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया का, इंडस्ट्री एसोसिएशन है। 1895 में बना था। कब बना था? 1895 में। 9000 से ज़्यादा मेंबर थे तब इसके, मतलब बने थे, प्राइवेट पब्लिक सब मिला करके बनाया गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का, तो उससे बना है। 9000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, गवर्नमेंट्स के साथ काम करता है फॉर पॉलिसी इशूज। 1895 में बना था। इंडस्ट्री एसोसिएशन है इंडिया का। अभी रिसेंटली इन्होंने एक इंडेक्स बनाया था जिसको बोलते हैं फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स बना था फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ द बजट। क्वालिटी ऑफ बजट को असेस करने के लिए इसको बनाया गया था फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने बनाया है तो वो CII ने बनाया है, ये याद रखिएगा आप, है ना। मोस्ट कमोडिटी प्राइजेस विल ड्रॉप सब्सटेंशियली इन 2020 वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो कमोडिटी है उनके प्राइजेस ड्रॉप होंगे इन 2020। अब कमोडिटी क्या होता है बता दूं। कमोडिटी इज अ बेसिक गुड
यूज्ड इन कॉमर्स दैट इज इंटरचेंजेबल विद अदर गुड्स ऑफ द सेम टाइप। एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी चीज है जिसको उसी की टाइप के दूसरी चीजों के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। वो प्रोड्यूसर डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब कि जैसे आप सपोज एक एग्जांपल लेना, एक टेलीविजन है सोनी का, क्या उसको आप एक सोनी के एक एलजी के टेलीविजन के साथ ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब वो एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रही हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि एक बैरल ऑयल है ईरान का, वो एक बैरल ऑयल क्या सऊदी से कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो। दोनों सेम चीजें ही रहेंगी, भले थोड़ा क्वालिटी में ऊपर नीचे हो जाए, बट उसका जो शेप, साइज, बाकी चीजें, वो सारी चीजें सेम रहेंगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगी। इसलिए कमोडिटी ऐसी चीज होती है जिसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो कमोडिटी में चीजें आती हैं वो आती हैं, ग्रेन्स आ गए, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये बिल्कुल प्रोड्यूसर डिपेंडेंट नहीं होते, ये चेंज नहीं, मतलब इस तरह से आप इंटरचेंज किया जा सकता है। तो कमोडिटी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट टू सस्पेंड आईबीसी रूल्स फॉर अप टू 1 ईयर। तो कोविड-19 को देखते हुए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है उसके 3 सेक्शंस को सस्पेंड किया जा रहा है, 7, 9 और 10। सेक्शन 7 एंड 9 जो है वो बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए है बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। मतलब सेक्शन 7 जो है वो बोलता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है। सेक्शन 9 जो बोलता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को ओपन कर सकते हैं। सेक्शन 10 जो होता है वो रिलेट करता है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय एन कॉर्पोरेट। तो बेसिकली इसके लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि अपना इंटरेस्ट पेमेंट या लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए बेसिकली ये किया गया है प्रोविजन कि 1 साल तक के लिए आईबीसी के जो 3 हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर होता क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि बेसिकली प्योरली फाइनेंस के पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि डेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि बैंक्स हो गए, बैंक एक लेंडर है जो कि प्योरली आपका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रहते हैं। बिजनेसेस, लेकिन कई बिजनेसेस या दूसरी एंटिटी ऐसी भी होती हैं जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और इस तरह से वो आपके ऊपर एहसान यानी कि डेट चढ़ाती हैं। जैसे कि बैंक्स आपके ऊपर ये नहीं बोलेंगे, बैंक्स आपको ये नहीं बोलेंगे ठीक है हम 4 दिन मजदूरी करेंगे आपके यहाँ, आप 50,000 दे देना। बट कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो ये बोलते हैं ठीक है हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको 10 मजदूर देंगे और आप इसके बदले हमको ये दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो मजदूर वाला, ये जो दूसरा सर्विसेज के थ्रू या अदर एंटिटीज़ के थ्रू जो कोलैबोरेशन होता है, जो डेट चढ़ती है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं जो ऑपरेशन से मदद करते हैं। लेकिन जो प्योरली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका बैंक्स करते हैं, वो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर दोनों के पास ये राइट होता है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकें, ये भी याद रखेगा, है ना। इसरो इनवाइट्स टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो आप सबको पता है कि अगस्त 2018 में इसरो ने कहा था कि हम पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजेंगे, गगनयान नाम का जो रहेगा, और लगभग 400 किलोमीटर पे, यानी कि जो आपका ये पोलर ऑर्बिट है 400 किलोमीटर के आसपास, उसके आसपास तक हम स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे। अभी 4 पायलट्स हैं जिनका ऑलरेडी वो ट्रेनिंग चल रहा है। कहाँ पे? मॉस्को में चल रहा है, फॉर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ गगनयान, उनका ऑलरेडी चल रहा है। अब इसरो ने बोला है कि आप हमको सॉल्यूशंस दीजिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने का, या किस तरीके से स्पेस ट्रिप्स को और ज़्यादा सस्ता किया जा सके। तो इस तरह के सॉल्यूशंस उन्होंने मांगे हैं। जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिनको नॉलेज है, वो दे सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।